पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों से बताया था कि कैसे हम ये जानते हैं या पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और उसमें हमने ये भी जाना था कि जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो जिस सिंबल्स का यूज करके, फार्मूले का यूज करके जो बनाया जाता है, जिस फॉर्म में लिखा जाता है, उसे इक्वेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं। जैसे जो जितने एटम्स मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तब वो हमारा केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। The process of making the number of different type of atom equal on both the sides of an equation is called balancing of equation। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, तो एग्जांपल लें, हम सबसे छोटा सा एग्जांपल ले रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? H2O, पानी बनाता है। अब हम यहां ये देख रहे हैं जो हमारे रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? वो भी है 2। लेकिन जब हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो इसे हम बैलेंस्ड करेंगे। तो क्या करते हैं, हमें कमी है इस साइड में, प्रोडक्ट की तरफ कमी है, तो जिधर कमी है उधर हम बढ़ा देते हैं। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि जब भी हम नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो यहां पर या इसके नीचे नहीं करते, बल्कि उसके सामने बढ़ाते हैं। चाहे जहां भी, यहां बढ़ाना हो, यहां बढ़ाना हो या यहां बढ़ाना हो, कभी भी हम बढ़ाते हैं तो उनके सामने बढ़ाते हैं। अब हम बढ़ाते हैं तो हम ये देखेंगे H2 प्लस O2 और इधर ऑक्सीजन की कमी है 2 की, तो 2 हमने बढ़ा दिया, ये हो गया 2H2O। अब हम ये देख रहे हैं कि इधर अभी भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें कमी किधर है? रिएक्टेंट की तरफ। और किस में कमी है? हाइड्रोजन में। कितना कमी है? 2, क्योंकि इधर क्या है? हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन केवल 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में 2 इंक्रीज कर देंगे और ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड। अब हम कैलकुलेट कर लें तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहां भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन संख्या 2 है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस पे। हम यहाँ देख रहे हैं अमोनिया कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके हमें कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर अलग कर दे रहा है। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि जितने एटम्स हमारे रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन कितना है? 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है, कॉपर कितना है? 1 है, ऑक्सीजन कितना है? ये भी 1 है। अब प्रोडक्ट में हम देखेंगे कॉपर, एक क्रम से लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन। तो यहां देख रहे हैं नाइट्रोजन हमारा 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कॉपर 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है। इसका मतलब कि इधर 1 की कमी है।
फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी है। कॉपर यहाँ 1 है, कॉपर यहाँ 1 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन और कॉपर बैलेंस्ड है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। तो हम सबसे पहले किसी एक को ही बैलेंस्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर नाइट्रोजन की कमी है, इधर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो हमने जैसा कि बताया था कि हम नीचे नहीं बढ़ा सकते, सामने बढ़ाएंगे, और कभी भी एक नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा तो 2। 2NH3 + CuO। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर से कैलकुलेट करेंगे। नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, कॉपर हमारा 1 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ हम देख रहे हैं नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है। अब इधर हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई और यहाँ पर हाइड्रोजन में कमी हो गई। तो जिधर कमी है उधर की कमी को हम पूरा करेंगे। नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड है, इसे नहीं टच करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इधर हम कितना बढ़ा देंगे, 6 है, तो इसमें जब हम 3 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देख रहे हैं, नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 6 है, कॉपर 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। लेकिन जब इधर हम देख रहे हैं तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड हो गए प्रोडक्ट में, लेकिन कॉपर भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो कमी किधर है, इस साइड में कमी है, कितना कम है, 3 कम है। तो हम कहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, फिर हम बढ़ाएंगे 2NH3 + 3 की कमी है, 3 को आगे बढ़ा देंगे और उसी कमी को इधर भी हम पूरा कर देंगे। जब यहाँ पर हम 3 बढ़ाएंगे, क्योंकि कमी इधर है, तो जब हम यहाँ 3 बढ़ाएंगे तो 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन कॉपर में भी कमी हो, कॉपर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहाँ कॉपर अकेले है, तो यहाँ पर हम कॉपर भी 3 को बढ़ा देंगे और ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। इसको हम चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, कॉपर हमारा 3 है, ऑक्सीजन भी हमारा 3 है। यहाँ देख लेंगे 2 है, 6 है, 3 कॉपर है और 3 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो ये तरीका होता है, ये मेथड होता है। हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट को अलग लिख लेते हैं और उतने ही एलिमेंट्स इधर होते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को भी लिख लेते हैं। जितनी की कमी रहती है उतनी की कमी को हम पूरा करते जाते हैं। केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा और सुटेबल और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, अगर हमें जो इक्वेशन हमने फाइंड अप किया है, लिखा है, इसको और ज़्यादा सुटेबल बनाना है, इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, by indicating the heat changes taking place in the reaction, by indicating the condition under which the reaction take place। क्या करते हैं, हम उनकी अवस्थाओं को लिख देते हैं, कौन फिजिकल स्टेट में है, या फिर उनमें हीट चेंजेस हुआ है, या फिर कोई कंडीशंस लगी हुई है, तो
उनको हमें लिखने के लिए क्या करते हैं, उनको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हो जाता है। जैसे अगर हम एक इक्वेशन लें, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो बन रहा है जिंक सल्फेट और H2। जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट है, हाइड्रोजन है। इसे हमें और इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे या इसके साइड में लिख देंगे एस। एस इंडिकेट करता है सॉलिड को, एल इंडिकेट करता है लिक्विड को, और जी ये इंडिकेट करता है गैस को। इसका एक और इंफॉर्मेटिव होता है एरो। अगर हम एरो बना देंगे तो भी वो इंडिकेट करता है गैस को। और एक होता है एक्यू, ये भी होता है लिक्विफाइड। लिक्विड के जैसा होना। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिंक हमारा सॉलिड है, H2SO4 क्या है, H2SO4 जो है वो एक्यूरियस है, वो लिक्विड के जैसा है, न कि लिक्विड, पानी नहीं है वो, उसमें पानी की मात्रा नहीं है, लेकिन वो पानी के जैसा हिल डुल रहा है, इसलिए वहां पर क्या होता है, एक्यू। अब जिंक सल्फेट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरियस हो जाएगा, और हाइड्रोजन हमारा क्या है, गैस है। जब हम इनके फिजिकल स्टेट को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। दूसरा हीट चेंजेस। हीट चेंजेस के लिए क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये बता देते हैं कि कहां पर हीट हो रहा है, या उनमें उस इक्वेशन से ये पता चल जाता है कि जब रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में हीट हमें फाइंड आउट हो रहा है। अगर हम एक इक्वेशन ले लें, यहीं पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, कार्बन है सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन है गैसियस स्टेट, और दोनों मिल करके क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट। अब नेक्स्ट हमारा है टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। जैसा कि अगर हम एक इक्वेशन ले लें, 2KClO3, ये हमारा है पोटेशियम क्लोरेट, सॉलिड स्टेट में है, MnO2, 2KCl सॉलिड स्टेट है, प्लस 3O2, ये हमारा ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है। यहां हम क्या शो कर रहे हैं, इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस देन द हीट साइन डेल्टा इज
पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन को ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि इस इक्वेशन में हो क्या रहा है, तो हमने यहाँ पर ये सिंबल बना दिया। इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा, जिसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर इसको हीट दे रहे हैं, और जब इसमें हम हीट दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है। और हमने आपको बता भी दिया था कि केमिकल रिएक्शन जो है वो 5 तरीके का होता है, 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है ये? दोज रिएक्शंस in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिल करके कंबाइन हो करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर एक एग्जांपल लें हम, यहां हमने एक इक्वेशन लिखा है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है हीट के साथ, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो गैसेस स्टेट में है, दोनों को आपस में कंबाइन किया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। सेम कंडीशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया है और कंबाइन करके क्या बनाया गया है, वाटर। तो ये जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। अगला रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन in which a compound spills up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। वो रिएक्शन जिनमें एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंसों में, छोटे छोटे सब्सटेंसों में टूट जाता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल लिया जाए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, मतलब डीकम्पोज किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। सेम एक और इक्वेशन है, जब फेरस सल्फेट को 2FeSO4 फेरस सल्फेट को, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, हीट किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? वे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड को
छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दिया जाता है, उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड को तोड़ करके उससे जुड़ जाता है, मिल जाता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें, यहां पर 3 एग्जांपल दिखाया गया है। जिस एग्जांपल में बताया गया है कि कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रिएक्शन कराया गया है तो जिंक कॉपर को अलग कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ करके जिंक सल्फेट बना लेता है। सेम उसी तरह से कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आयरन कॉपर को अलग कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। फिर जब सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इन तीनों रिएक्शंस में आप यही देख रहे हैं कि इसमें पहले एलिमेंट्स का कंपाउंड से एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, उसमें से वो निकल जा रहा है और जो उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टेंट है, वो ऐड हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। इसके बाद हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे से एक्सचेंज होकर के 2 नए कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। जब इन दोनों कंपाउंड्स को आपस में रिएक्शन कराया जा रहा है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, मिल जाता है, और सोडियम नाइट्राइड के साथ मिल करके सोडियम नाइट्राइड बना लेता है। यहाँ पर 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो कि आपस में रिएक्ट करके एक्सचेंज हो जा रहे हैं। मतलब कि दोनों कंपाउंड्स में एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। दोनों ही कंपाउंड के एलिमेंट्स आपस में आयंस आपस में रिएक्ट करके और डिस्प्लेसमेंट होकर के 2 नए कंपाउंड बना रहे हैं। अब हमारा अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी सबस्टेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ तक कि जब किसी सबस्टेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जब हाइड्रोजन किसी सबस्टेंस में ऐड होता है, जुड़ता है, तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। और जब ऑक्सीजन किसी सबस्टेंस से रिमूव होता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। अब हम यहाँ अगर इक्वेशन की बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि है कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिमूव हो रहा है तो हमारा रिडक्शन हो गया, और ऐड भी हो रहा है
हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ दूसरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, नीचे दूसरे रिएक्शन की, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल और केवल ऑक्सीजन है जो कि रिमूव हो रहा है। कहाँ से? जिंक के साथ। जिंक के साथ रिमूव हो रहा है और कार्बन के साथ ऐड हो रहा है। तो जब किसी के साथ रिमूव होता है, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और जब वो किसी के साथ ऐड होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का? ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? There are two common effects of oxidation reactions which we observe in daily life. These are: first, corrosion of metal; second, rancidity of food. Corrosion क्या होता है? Corrosion is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface. Corrosion एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेटल्स क्या होते हैं? खा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? एयर, मॉइस्चर या केमिकल्स के द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोराइजन। लोहे में जंग लगना एक उसका सबसे ही सिंपल और आसान कोराइजन का एग्जाम्पल है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि जब आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें कोराइजन हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ ये देख रहे हैं कि आयरन मेटल है जो कि एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ, क्योंकि हमने वहाँ पर 2x लिखा है, कितने नंबर ऑफ वाटर उसमें ऐड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो हमें नहीं पता है। तो जितने भी होंगे वहाँ पर हम x के जगह पर लिख सकते हैं, जो कि मॉइस्चर का काम करता है। जब ये आपस में मिल रहे हैं तो हाइड्रेटेड आयरन बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसमें जंग लगी होती है। रेंसिडिटी, इसके बाद क्या होता है? रेंसिडिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि रेंसिडिटी से जो भी खाना होता है, भोजन होता है, वो स्पॉइल हो जाता है, बासी हो जाता है। जब भोजन हमारा दूषित हो जाता है, बासी हो जाता है, तो उसे कहा जाता है रेंसिडिटी। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से हम अपने भोजन को कैसे बचा सकते हैं? उसके बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट मेथड होता है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अगर हम फूड्स में फैट्स और ऑयल्स को मिक्स कर देते हैं तो उसमें तो रेंसिडिटी नहीं हो सकती, उससे हम बचा सकते हैं। या फिर रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जिसमें हम भोजन को पैक किए हैं, अगर उसमें हम नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, डाल देते हैं, तो वो भी हमारे भोजन को सेफ बचा सकता है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम अपने भोजन को रख करके भी उसे रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर बहुत ही कोई कंटेनर है जिसमें हवा नहीं पास कर सकता है, उसमें भी अपने भोजन को रख करके हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। या फिर रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम क्या कर सकते हैं? फूड को लाइट से दूर रख करके भी बचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है।
कहीं भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है, बुक्स पढ़िएगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।